दाऊद इब्राहिम को लेकर पाकिस्तान से खबर आ रही है और खबर यह है कि उसके खाने में किसी ने जहर मिला दिया, यानी दाऊद इब्राहिम को जहर दे दिया गया है और अभी वो अस्पताल में भर्ती है और जिंदगी और मौत के बीच संघर्ष कर रहा है। इस खबर को लेकर 5 बड़े दावे किए जा रहे हैं और याद रखिएगा, मैं दावा शब्द यहां इस्तेमाल कर रहा हूं क्योंकि ये अभी सिर्फ दावे हैं। पहला दावा यह कि दाऊद इब्राहिम की हालत अब बहुत नाजुक है और उसे कभी भी कुछ भी हो सकता है, यानी वो खतरे से बाहर नहीं है। दूसरा दावा यह है कि कराची में अस्पताल के जिस फ्लोर पर दाऊद इब्राहिम को भर्ती किया गया है, उसका इलाज चल रहा है, उसे सुरक्षा कारणों से सील कर दिया गया है और दाऊद का इलाज करने वाले डॉक्टरों को भी किसी से मिलने या बात करने की इजाजत नहीं है, यानी वहां पर सेना का और आईएसआई का कड़ा पहरा लगा दिया गया है। तीसरा दावा यह है कि इस घटना के बाद से पाकिस्तान में इंटरनेट सेवाएं लगभग बंद कर दी गई हैं। हालांकि पाकिस्तान के मीडिया ने यह बताया है कि असल में यह इंटरनेट बंद करने का कारण वहां एक दिन पहले इमरान खान की पार्टी की एक वर्चुअल रैली थी, जिसे देखते हुए सरकार ने इंटरनेट को पूरे देश में बंद कर दिया था। लेकिन पाकिस्तान के ही कुछ पत्रकार यह भी कह रहे हैं कि सरकार दाऊद इब्राहिम की खबर को दबाने के लिए भी ऐसा कर सकती है, हालांकि इसकी संभावना कम दिखती है। चौथा दावा यह है कि दाऊद इब्राहिम को जहर उसके कराची में स्थित घर पर दिया गया और कराची में दाऊद इब्राहिम जिस घर में रहता है उस घर की तस्वीरें आज हमारे पास हैं और इस इलाके का नाम है क्लिफ्टन, जो कराची में है। यह वहां का एक बड़ा हाई प्रोफाइल इलाका माना जाता है और इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कराची में रशियन कॉन्सुलेट के पास एक बहुत बड़ा बंगला है जहां दाऊद इब्राहिम अपने परिवार के साथ रहता है और इसी घर में कहा जाता है कि उसे जहर दिया गया, जिसके बाद अभी वो फिलहाल अस्पताल में भर्ती है। अपनी स्क्रीन पर अगर आप देखेंगे तो जो गोल आपको एक सर्कल दिखाई दे रहा है, ये दाऊद का घर है कराची शहर में। इसके अलावा यह भी कहा जा रहा है कि दाऊद के सभी रिश्तेदारों को आईएसआई के एक सेफ हाउस में शिफ्ट कर दिया गया है और इनमें पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर जावेद मियांदाद का भी नाम है। जावेद मियांदाद के बेटे जुनैद मियांदाद का निकाह दाऊद इब्राहिम की बेटी से हुआ है और इसलिए जावेद मियांदाद के परिवार को भी अब कहा जा रहा है कि कड़ी सुरक्षा में रखा गया है और रावलपिंडी में ही आज शाम को पाकिस्तान की सेना ने आंतरिक सुरक्षा को लेकर एक बड़ी बैठक की है, जिससे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान कुछ तो ऐसा है जिसे दुनिया से छुपा रहा है और ये बात वहां के पत्रकार और वहां का मीडिया भी कह रहा है। इनमें पाकिस्तान की पत्रकार आरजू काजमी का भी नाम है, जिन्होंने सबसे पहले इस खबर की जानकारी अपने वीडियो के जरिए सोशल मीडिया पर दी थी और आरजू काजमी इस समय सीधे मेरे साथ लाइव जुड़ रही हैं पाकिस्तान से। आरजू, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और जब से आपने दाऊद इब्राहिम को जहर देने के बारे में ये वीडियो बनाया है, आप पूरे भारत में भी, हिंदुस्तान में भी आप बहुत मशहूर हो गई हैं और पूरे हिंदुस्तान में इस समय लोग सिर्फ दाऊद इब्राहिम के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन लोगों की जानने की भूख इतनी ज्यादा है कि वो जानना चाहते हैं सीधे आपसे कि असल में दाऊद इब्राहिम के साथ क्या हुआ है और आप लेटेस्ट जानकारी इस समय पाकिस्तान से हमें क्या दे सकती हैं। सबसे पहले थैंक यू सो मच कि आपने मुझे इनवाइट किया अपने शो में और आपका शो मैं बहुत देखती हूँ और बहुत पसंद भी है। तो मैं बिल्कुल आज आपको यही बताने लगी हूँ कि अभी तक हम लोग इंतजार कर रहे हैं कि इस खबर की कंफर्मेशन मिले। कल क्योंकि इमरान खान की पॉलिटिकल रैली भी थी ऑनलाइन और इसके साथ साथ दाऊद इब्राहिम की न्यूज़ भी साथ निकली और उसके फौरन बाद गवर्नमेंट की तरफ से शाम होते ही जो है वो इंटरनेट जो थी वो सर्विस प्रोवाइडर को कहकर इंटरनेट सर्विसेज डाउन करवा दी गई। ना तो ट्विटर चल रहा था, ना यूट्यूब चल रहा था और ना ही कोई किसी किस्म का काम अपना कर पा रहा था। ये देखकर लोगों काफी परेशान हुए और उन्होंने चेक किया तो पता चला कि दाऊद इब्राहिम की न्यूज़ भी थी और साथ साथ इमरान खान की भी न्यूज़ भी साथ साथ ही चली थी। अभी तक जिन लोगों ने भी उस वक्त काम किया, तकरीबन 10 घंटे ये सर्विसेज जो हैं वो डाउन रही और जिन लोगों ने उस वक्त काम किया उन्होंने वीपीएन इस्तेमाल किया था, इस वजह से वो अपनी न्यूज़ या वीडियो लगा पाए। गवर्नमेंट की तरफ से किसी किस्म की कोई सफाई अभी तक नहीं दी गई है कि आखिर इंटरनेट डाउन क्यों हुआ था, किसने किया था, क्यों किया था, कोई रीजन इन्होंने नहीं दिया है। और जहां तक हिंदुस्तान की बात है तो मेरे ख्याल है हिंदुस्तान के
जो जर्नलिस्ट हैं आपके जैसे जिन्हें बहुत कुछ पता है, वो यकीनन इस बात को भी अंडरस्टैंड करेंगे कि पाकिस्तान कभी भी इस बात को एक्नॉलेज नहीं करेगा। अगर ये खबर सच्ची भी हुई, जो कि अभी तक मालूम नहीं है, लेकिन अगर ये खबर सच्ची भी निकल आई, तब भी पाकिस्तान हरगिज़ एक्नॉलेज नहीं करेगा कि दाऊद इब्राहिम जो है वो पाकिस्तान में था या कराची में था, और वहाँ पे कहा जा रहा है फूड पॉइजनिंग का भी नाम लिया जा रहा है, पॉइजन का भी नाम लिया जा रहा है। क्योंकि ऐसा कहने से हमारी जो पहले बातें हम करते रहे हैं कि वो तो दुबई में है, यहाँ है ही नहीं, उन सब चीजों से या हमें उसका कुछ अता पता नहीं, वो सारी चीजें हमारे गले पड़ जाएंगी। जी आरजू, देखिए इस समय पाकिस्तान भी पूरा हमें दिख रहा होगा, क्योंकि आप पाकिस्तान से हमारे साथ जुड़ी हैं, और हिंदुस्तान भी दिख रहा है। तो ये इस समय हिंदुस्तान और पाकिस्तान का एक आप कह सकते हैं कि एक जॉइंट इन्वेस्टिगेशन एक तरीके से हमारी और आपकी बातचीत है, जो हम दाऊद इब्राहिम के बारे में करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आपके पास जितनी भी जानकारी उपलब्ध है, क्योंकि आपने भी सबसे पहले वो वीडियो बनाया, यूट्यूब पर आपने डाला, जिसके बाद ये पूरी चर्चा शुरू हुई, आपको क्या लगता है वहां बैठकर, और आप इस समय इतना खुलकर बात कर रही हैं, तो आपकी जान को भी तो खतरा हो सकता है। आप हमसे दाऊद इब्राहिम के बारे में ये बात कर रही हैं, पाकिस्तान की सेना भी इस समय सुन ही रही होगी। बिल्कुल ऐसा है, बिल्कुल सुन रही होगी और सुनाई करती है, और मेरा ख्याल है एज अ जर्नलिस्ट मुझे ये बात खुलकर ही करनी चाहिए, क्योंकि ये वो पॉइंट्स है जिसकी वजह से पाकिस्तान को हमेशा नुकसान हुआ है। और कई बार अब पाकिस्तान जो है वो ये भी कह चुका है कि उन्हें हिंदुस्तान से बात करनी है, ट्रेड करनी है, ताकि इसी वजह से नवाज शरीफ साहब को भी वापस लाया गया। लेकिन आपके मिनिस्टर्स का कहना ये है कि जब तक टेररिज्म खत्म नहीं होगी तब तक पाकिस्तान से बात नहीं हो सकती। और इसी को देखते हुए मुझे लगता है कि जो मुसलसल अननोन गनमैन वाली टारगेट किलिंग्स हो रही हैं, शायद वो भी कहीं ना कहीं इसमें इन्वॉल्वमेंट पाकिस्तान की अपनी है, ताकि इस तरह के लोगों का सफाया किया जाए, ये सबूत दिया जाए, ये प्रूफ किया जाए कि अब पाकिस्तान इस तरह के लोगों को सपोर्ट नहीं कर रहा है। तो अभी तक तो यही कहा जा रहा था इनके राइट मैन को मार दिया है, कभी कोई इस किस्म की बात हो रही थी कि ये किसी भी जो है किसी किस्म के अटैक का मास्टरमाइंड बताया जा रहा था। लेकिन कई लोग पाकिस्तान में भी ये कह रहे थे कि जो इनके हेड है, जो इन ऑर्गेनाइजेशंस को चलाते हैं, उनके ऊपर हाथ कब डाला जाएगा। तो हो सकता है कहीं ना कहीं ये खबर उससे भी रिलेटेड हो, और हमें बहुत इंतजार है, हम बहुत कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से हमें इस खबर के आखिर तक हम जा सकें और पता लगा सकें कि हुआ क्या है। जी आरजू, आपसे ये भी हम जानना चाहेंगे कि अब ये पुराना दाऊद इब्राहिम नहीं रहा, ये 67-68 साल का दाऊद इब्राहिम है। भारत में तो लोगों ने दाऊद इब्राहिम पर इतनी फिल्में देख ली हैं, उसे आज भी लोग अंडरवर्ल्ड डॉन की तरह समझते हैं, सोचते हैं कि वो बड़ा पावरफुल है। लेकिन हमने ये इस तरह की खबरें भी सुनी हैं, और इंटेलिजेंस एजेंसी ऐसा बताती हैं कि अब ये दाऊद इब्राहिम वो दाऊद नहीं रहा, अब असल में ये पाकिस्तान पर भी एक बोझ बन गया है, और पाकिस्तान दाऊद को कभी भी भारत को सौंपेगा नहीं। लेकिन अगर पाकिस्तान की प्रोटेक्शन में दाऊद की हत्या हो जाती है, यानी इसका मर्डर हो जाता है, या और कुछ ऐसी बात हो जाती है, तो पाकिस्तान के लिए बहुत बदनामी होगी, यानी एक लाइबिलिटी है पाकिस्तान के लिए। क्या ऐसा लगता है आपको कि पाकिस्तान खुद भी ये कोशिश कर सकता है कि वो दाऊद को एलिमिनेट करे? देखिए ऐसा पॉसिबल तो है, लेकिन ये बात सिर्फ दाऊद तक नहीं है, बाकी भी हाफिज सईद, मसूद अजहर और कई दूसरे जो टेररिस्ट हैं, वो भी अब पाकिस्तान उनसे भी अपना पीछा छुड़ाना चाहता है। और उसकी रीजन यही है कि एफएटीएफओ, चाहे हमारा वर्ल्ड बैंक हो, हर जगह पे, इवन चाइना भी अब पाकिस्तान से शिकायत कर रहा है कि इस किस्म के लोग जो है पाकिस्तान में नहीं होने चाहिए। तो अपना एक क्लीन इमेज बनाने के लिए इस तरह के लोगों को एक एक करके खत्म तो करना पड़ेगा। लेकिन बाकी लोगों को तो चले हम मान सकते हैं क्योंकि वो हमारे ही सिटीजन हैं। लेकिन दाऊद इब्राहिम का पाकिस्तान बिल्कुल अपने सर नहीं ले सकता, वो एक इंडियन सिटीजन है और आज भी वो यही कहलाता है। इसलिए बार बार यही कहा जाता है कि वो यहाँ नहीं, दुबई में। लेकिन जब भी कोई इस किस्म का हादसा होता है या जब भी कोई इस किस्म की न्यूज निकलती है तो यही पता लगता है कि वो यहीं कहीं पर है। तो अब अगर वो यहाँ मारा गया या किसी भी वजह से, किसी बीमारी से भी अगर वो मर गया, तो पाकिस्तान यकीनन इस बात को हरगिज एक्नॉलेज नहीं करेगा, हरगिज नहीं बताएगा कि ऐसा कुछ हुआ है, क्योंकि इससे तो हमें वो जो कहते हैं ना, लेने के देने पड़ जाएंगे, जो कि हम अफोर्ड नहीं कर सकते। जी, आपसे आखिरी सवाल मेरा ये है, क्या आपको अभी भी ऐसा लगता है कि दाऊद वहीं है, अस्पताल में है, और इस समय उसकी हालत जो है वो बहुत सीरियस है? मैं अभी इस बारे में कुछ कंफर्म नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि मैं अपने जिन दोस्तों के साथ राब्ते में हूँ जो मुझे कराची से या कहीं से बता सकेंगे, उन्होंने अभी तक मुझे कुछ कंफर्म नहीं किया है। लेकिन जैसे ही ये न्यूज़ कंफर्म होगी, चाहे जो भी हो, मैं डेफिनेटली शेयर करूंगी।
दाऊद इब्राहिम को बहुत कड़े पहरे में पाकिस्तान की सेना और आईएसआई रखती है और वहां से कोई भी खबर निकालना बहुत आसान नहीं है। यह खबर तो निकली कि दाऊद को जहर दे दिया गया है और अब वो अस्पताल में है, लेकिन अभी भी इसके बाद क्या हुआ, क्या कंफर्मेशन है, यह अभी तक वहां से खबर नहीं आ रही है। ऐसी खबरें हैं कि दाऊद इब्राहिम इस महीने की 26 तारीख को अपने 68वें जन्मदिन पर एक बड़ी पार्टी देने वाला था, लेकिन उससे पहले ही किसी ने उसे जहर दे दिया और अब उसकी मौत का दावा किया जा रहा है। हालांकि यह पहली बार नहीं है जब मीडिया में दाऊद इब्राहिम की मौत की खबरें इस तरह से आई हैं। इससे पहले 5 जून 2020 को भी यह कहा गया था कि कोविड से दाऊद इब्राहिम की मौत हो गई। बाद में यह खबर गलत निकली। अगर और पीछे जाएं, 2017 में दाऊद इब्राहिम की हार्ट अटैक से मौत का दावा किया गया था। उससे पहले 2016 में, 2014 में, 2013 में भी दाऊद इब्राहिम की मौत का दावा हो चुका है और हर बार ये खबरें गलत निकलती हैं और हर बार ही भारत में इन खबरों की बड़ी चर्चा होती है। और इस बार तो इन खबरों पर लोग इसलिए भी यकीन कर रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान में छिपे भारत के मोस्ट वांटेड आतंकवादियों के अभी आजकल बड़े बुरे दिन चल रहे हैं। भारत के जो 48 मोस्ट वांटेड आतंकवादी पाकिस्तान में छिपे हैं, उनमें से 22 आतंकवादी पिछले कुछ महीनों में मारे जा चुके हैं। और जिस तरह से ये आतंकवादी मारे गए, उन्हें देखकर ऐसा ही लगता है कि दाऊद इब्राहिम को जहर देने की खबर सही भी हो सकती है। हालांकि अभी इसकी कोई पुष्टि नहीं हुई है और शायद पुष्टि होगी भी नहीं अगले कुछ दिनों तक। असल में पाकिस्तान हमेशा से यह कहता आया कि दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान में नहीं बल्कि दुबई में रहता है और पाकिस्तान का उस पर कोई कंट्रोल नहीं, ना ही पाकिस्तान का कोई लेना देना है। इसलिए आज अगर पाकिस्तान यह कहता है कि दाऊद इब्राहिम को कराची में किसी ने जहर दे दिया, तो पाकिस्तान की अपनी ही पोल खुल जाएगी और वो अपने ही झूठ में बुरी तरह फंस जाएगा। इसलिए पाकिस्तान की सरकार, वहां की आईएसआई, वहां की सेना इस खबर को किसी भी कीमत पर बाहर लीक नहीं होने देना चाहती कि दाऊद इब्राहिम को जहर दे दिया गया है या दाऊद इब्राहिम की मौत हो गई है और वो भी पाकिस्तान में। यानी ये वैसा ही होगा जैसा एक जमाने में ओसामा बिन लादेन के बारे में कहा जाता था कि वो पाकिस्तान में नहीं है और बाद में वो पाकिस्तान में ही मारा गया। पाकिस्तान से असल में ये उम्मीद लगाना बेकार है कि वो कभी भी दाऊद इब्राहिम के बारे में सच बोलेगा, क्योंकि ये वो देश है जो सच बोल ही नहीं सकता। ये बात हम इसलिए भी कह रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान कहता है कि दाऊद से उसका कोई लेना देना नहीं, जबकि दाऊद इब्राहिम, उसकी पत्नी और उसके बेटे मोइन नवाज का पासपोर्ट कराची के ही एक एड्रेस पर बना हुआ है और वो एड्रेस आज मेरे पास है। मैं आपको पढ़कर बता सकता हूं वो क्या एड्रेस है, आपकी स्क्रीन पर। वो है D13 ब्लॉक 4 KDA स्कीम 5 क्लिफ्टन, कराची, पाकिस्तान। ये देखिए, और जो मैं आपको आज दिखा रहा हूं ये एक्सक्लूसिव खबर आप तक मैं पहुंचा रहा हूं। ये दाऊद इब्राहिम और दाऊद इब्राहिम के परिवार का पासपोर्ट है। ये दाऊद इब्राहिम की पत्नी है जिनका पासपोर्ट इस समय आपकी स्क्रीन पर है। ये दाऊद इब्राहिम का बेटा है मोइन नवाज, ये उसका पासपोर्ट है, आप देखिए। और ये दाऊद की बहू है सानिया मोइन शेख, इनका पासपोर्ट भी आपकी स्क्रीन पर है। और इन सभी में पासपोर्ट का जो पता दिया गया है पासपोर्ट पर, ये वही पता है जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया। अब देखिए, जो आप देख रहे हैं ये दाऊद इब्राहिम का पासपोर्ट है और दाऊद इब्राहिम की लेटेस्ट तस्वीर क्या हो सकती है, पासपोर्ट पर दाऊद इब्राहिम की कौन सी तस्वीर लगी है, ये इस समय आपकी स्क्रीन पर है। शायद अब से 5-10 साल पहले जब ये पासपोर्ट बना होगा दाऊद इब्राहिम का, तो लेटेस्ट तस्वीर उसकी ये रही होगी और आपने कभी कल्पना नहीं की होगी जिस तस्वीर को अभी तक आप देखते आए हैं, ये वही दाऊद इब्राहिम है जो आपको यहां पर नजर आ रहा है। मैं पढ़कर आपको बता देता हूं, दाऊद इब्राहिम कास्कर इसका नाम है, लेकिन यहां उसका नाम है शेख दाऊद हसन के नाम से उसका पासपोर्ट बना है। डेट ऑफ बर्थ लिखी है 26/12/1955। फादर्स नेम लेट इब्राहिम कास्कर। हाइट बताई गई है 5 फुट 6 इंच, बिल्ट मीडियम। और नेटिव एड्रेस देखिए, नेटिव एड्रेस में लिखा हुआ है तालखेड़ डिस्ट्रिक्ट, रत्नागिरी, महाराष्ट्र, इंडिया, यह लिखा है। और प्रेजेंट एड्रेस में लिखा हुआ है क्लिफ्टन, कराची, पाकिस्तान।
D13 ब्लॉक 4 KDA स्कीम 5। और इससे पहले के जो पासपोर्ट्स हैं उनकी डिटेल भी इस समय मेरे पास है, जो मैं आपको बता सकता हूं। इंडियन पासपोर्ट नंबर जो था वो पहला पासपोर्ट इसका बना है 26/7/85 को, उसके बाद 4/6/85। इसके 3 पासपोर्ट हैं और 1989 में भी इसने एक पासपोर्ट बनवाया था जो जेद्दा से बना था। तो ये सारी डिटेल्स आज हम आपको दिखा रहे हैं। दाऊद इब्राहिम का पासपोर्ट, उसकी कॉपी इस समय आपकी स्क्रीन पर है। और दाऊद इब्राहिम ने अपनी कौन सी तस्वीर अपने पासपोर्ट पर लगाई है, वो तस्वीर भी इस समय आप देख सकते हैं। दाऊद इब्राहिम फिलहाल कैसा दिखता है ये देख लीजिए। फिलहाल भारत की एनआईए में भी दाऊद इब्राहिम पर 25 लाख रुपए और संयुक्त राष्ट्र ने लगभग 200 करोड़ रुपए का इनाम दाऊद इब्राहिम पर घोषित किया हुआ है। यहां एक बड़ी बात यह है कि आज से कुछ साल पहले तक जब भारत में कोई आतंकवादी हमला होता था तो इसके पीछे दाऊद का हाथ बताया जाता था। हर हमले के पीछे आपको याद होगा कहा जाता था कि इस हमले का मास्टरमाइंड है दाऊद इब्राहिम। लेकिन आज जब पाकिस्तान में दाऊद इब्राहिम को जहर देने का दावा किया जा रहा है तो इसके पीछे भारत का हाथ बताया जा रहा है। और इसी को हम समय का चक्र कह सकते हैं। एक जमाने में हर बड़े हमले में इसी का नाम आता था। और देखिए मैं एक एक करके आपको उसके सारे परिवार का पासपोर्ट, उनकी सब डिटेल्स दिखा रहा हूं। अब देखिए इससे बड़ा मजाक क्या हो सकता है। संयुक्त राष्ट्र इसे आतंकवादी मानता है। संयुक्त राष्ट्र ने दाऊद इब्राहिम पर 200 करोड़ का इनाम घोषित किया हुआ है। और आज मैं यहां आज तक पर दाऊद इब्राहिम के सारे दस्तावेज, उसका पासपोर्ट, उसका पता, उसके परिवार के लोगों का पासपोर्ट की कॉपी, उनकी तस्वीरें, और अगर आप चाहेंगे तो मेरे पास उनके बैंक अकाउंट्स के भी पूरी डिटेल्स हैं। यह सब कुछ अगर मेरे पास है, अगर यहां मौजूद है, तो आप सोचिए क्या यह संयुक्त राष्ट्र के पास नहीं होगा? क्या यह अमेरिका के CIA के पास नहीं होगा? दुनिया की जो बड़ी बड़ी एजेंसीज हैं उनके पास नहीं होगा? क्या ये डिटेल्स इंटरपोल के पास नहीं होंगे? और क्या इंटरपोल, CIA, संयुक्त राष्ट्र, ये एक दिन का काम है, उनके लिए 24 घंटे का काम है दाऊद इब्राहिम को पकड़ना। जब इतनी सारी जानकारी अगर मैं निकाल कर ला सकता हूं तो उनके लिए तो ये बहुत ही आसान काम होगा। और हम तो पाकिस्तान को भी आज ये कहना चाहेंगे कि पाकिस्तान में इस समय जितनी गरीबी छाई हुई है, जिस तरह पाकिस्तान की सरकार कर्जे में डूबी हुई है, पाई पाई के लिए मोहताज है, असल में पाकिस्तान की सरकार को दाऊद इब्राहिम को संयुक्त राष्ट्र को सौंप देना चाहिए और बदले में 200 करोड़ रुपए ले लेने चाहिए। ये 200 करोड़ रुपए पाकिस्तान के बहुत काम आएंगे। कहां पाकिस्तान एक एक पाई पाई के लिए मोहताज हो रहा है, यहां अगर वो चाहे तो 200 करोड़ रुपए में दाऊद इब्राहिम को बेच सकता है। और पाकिस्तान का अगर बस चले तो वो इसमें पीछे भी नहीं हटेगा। भारत में दाऊद इब्राहिम की मौत की खबर इसलिए इतनी चलती है, आपने भी देखा होगा, जब से खबर आई है लगातार ट्रेंड कर रही है, मीडिया में लगातार चल रही है, लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं। हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा राजनीतिक ये जो मुद्दा है ये भी बहुत बड़ा रहा है हमारे यहाँ, क्योंकि हमारे देश में दाऊद इब्राहिम से हमारे देश के लोग बहुत नफरत भी करते हैं। और इसी देश में दाऊद इब्राहिम की एक अंडरवर्ल्ड डॉन वाली छवि से बहुत सारे लोग आकर्षित भी होते हैं। और बॉलीवुड की फिल्मों से दाऊद इब्राहिम की पूरी जिंदगी लार्जर देन लाइफ नजर आती है। भारत में दाऊद इब्राहिम को लेकर 3 बातें बहुत आम हैं। पहली बात यह कि दाऊद इब्राहिम दुनिया के सबसे खतरनाक अंडरवर्ल्ड डॉन्स में से एक है और भारत का सबसे बड़ा दुश्मन है। दूसरी बात, दाऊद की डी कंपनी से बड़े बड़े गैंगस्टर्स और माफिया भी डरते हैं। तीसरी बात, दाऊद इब्राहिम एक जमाने में मुंबई पर राज करता था। उस जमाने के बहुत सारे बड़े बड़े क्रिकेटर्स, बॉलीवुड के बड़े बड़े स्टार्स दाऊद को कभी किसी चीज के लिए ना नहीं कह सकते थे। 1980 और 90 के दशक में दाऊद की जो पार्टीज हुआ करती थी, उन पार्टियों में बॉलीवुड के बड़े बड़े फिल्म स्टार्स, बड़े बड़े डायरेक्टर्स शामिल हुआ करते थे। और दाऊद इब्राहिम के साथ क्रिकेट के भी कई खिलाड़ियों को तब अक्सर देखा जाता था। बड़े बड़े फिल्म स्टार्स दाऊद के यहां पर हाजिरी देने के लिए जाते थे। और आज भी जब दाऊद इब्राहिम की बात होती है तो लोग दाऊद इब्राहिम को इन्हीं तस्वीरों से जानते हैं। यह तस्वीर जो मैं आपको दिखा रहा हूं, यह उस जमाने में शारजाह में खेले गए उस मैच की है जो वर्ष 1991 में भारत और पाकिस्तान के बीच खेला गया था शारजाह में। और वहां पर दाऊद इब्राहिम इस तरह
ये मैच देखने के लिए आया था। और हमारे देश में न जाने कितनी पीढ़ियां दाऊद इब्राहिम की इसी तस्वीर को देखते देखते बड़ी हुई है। उसके बाद दाऊद इब्राहिम पर हमारे यहां बड़ी फिल्में बनी हैं और दाऊद इब्राहिम की एक लार्जर देन लाइफ छवि हमारे देश के लोगों के सामने फिल्मों के जरिए प्रस्तुत की गई। दाऊद इब्राहिम को बहुत पहले से यह बात समझ में आ गई थी कि भारत में दो ही चीजें चलती हैं और वो है क्रिकेट और सिनेमा, और अगर उसने इन पर अपना प्रभाव जमा लिया तो वो रातों रात मशहूर बन जाएगा, लोग उसे कभी भूलेंगे नहीं। और बाद में यही हुआ, क्योंकि दाऊद को मशहूर होने का बड़ा शौक था। और अब एक समय ऐसा आया जब यह आरोप भी लगे कि बॉलीवुड की फिल्मों में दाऊद का ही पैसा लगा होता है, और कहा जाता है कि एक लंबे समय तक, कई दशकों तक दाऊद इब्राहिम ही बॉलीवुड को चलाता था, बड़ी बड़ी फिल्मों में उसका पैसा लगा होता था। और किसी एक्टर या एक्ट्रेस को फिल्मों में काम तभी मिलता था जब दाऊद इब्राहिम का फोन आता था। दाऊद इब्राहिम अपने मनपसंद एक्टर्स या एक्ट्रेसेस को अपनी फिल्मों में लेता था, पैसा लगाता था और एक तरीके से उन्हें रोजगार देता था। यहां बड़ी बात यह है कि जहां पहले बॉलीवुड पर दाऊद का एक नियंत्रण माना जाता था, वहीं दाऊद के भारत से फरार होने के बाद बॉलीवुड उससे और भी ज्यादा ऑब्सेस्ड हो गया। 1990 से 2022 के बीच बॉलीवुड ने 20 से ज्यादा ऐसी बड़ी फिल्में बनाई जो दाऊद की असल जिंदगी से प्रेरित थी, और इन फिल्मों में दाऊद के प्रति लोगों के लिए एक ऐसा आकर्षण पैदा किया गया जिससे कहीं ना कहीं दाऊद लोगों की नजरों में एक ऐसा विलेन बना जिससे जनता मन ही मन काफी प्रभावित भी होती थी। उसका एक लार्जर देन लाइफ छवि उसकी लोगों के सामने आती थी और लोगों को लगता था कि दाऊद एक बहुत शक्तिशाली किरदार है, दाऊद बहुत शक्तिशाली अंडरवर्ल्ड डॉन है और उसे कोई नहीं हरा सकता। आज दाऊद इब्राहिम की उम्र है 67 साल, 67 ईयर्स, और अपनी मौत के डर से वो कराची के अपने घर से कभी बाहर नहीं निकलता। लेकिन इसके बावजूद हमारे देश में लोग अब भी उसे एक अंडरवर्ल्ड डॉन के रूप में ही याद करते हैं, और इसका कारण है बॉलीवुड की यही फिल्में जिनमें दाऊद इब्राहिम के अपराधों को बहुत ग्लैमराइज करके दिखाया गया और दाऊद की जिंदगी को लार्जर देन लाइफ स्तर पर आपके सामने बढ़ा चढ़ा कर पेश किया गया। इससे भी ज्यादा दुख की बात यह है कि बॉलीवुड के इस ऑब्सेशन की वजह से एक आतंकवादी को, एक अपराधी को लोगों की नजर में एक अंडरवर्ल्ड डॉन बना दिया गया। आज भारत में आम लोगों से लेकर मीडिया, यहां तक कि बड़े बड़े नेता भी दाऊद इब्राहिम को अंडरवर्ल्ड डॉन कहकर पुकारते हैं, जबकि दाऊद इब्राहिम को हमें सिर्फ और सिर्फ आतंकवादी कहकर पुकारना चाहिए। यह एक अपराधी है और यह एक आतंकवादी है। वर्ष 1993 में मुंबई में जो सीरियल बॉम्ब ब्लास्ट हुए और जिनमें 257 लोग मारे गए थे, उस आतंकवादी हमले के पीछे यही शख्स था दाऊद इब्राहिम। और यह 20वीं सदी में भारत में हुआ सबसे बड़ा आतंकवादी हमला था, जिसमें जैसा मैंने आपको कहा 250 से ज्यादा लोग मारे गए। लेकिन इसके बावजूद लोगों ने दाऊद इब्राहिम को कभी आतंकवादी दाऊद इब्राहिम नहीं कहा, और इसका सबसे बड़ा कारण है हमारी बॉलीवुड की ही फिल्में और हमारे देश की राजनीति। आपको जानकर हैरानी होगी कि दाऊद इब्राहिम वर्ष 1986 में, यानी आज से 37 वर्ष पहले, भारत से दुबई के लिए फरार हो गया था। और उस समय देश में राजीव गांधी की सरकार थी और महाराष्ट्र में भी कांग्रेस की ही सरकार थी। उस समय मुंबई पुलिस की एक टीम ने हत्या के एक मामले में दाऊद इब्राहिम को गिरफ्तार करने के लिए उसके ठिकाने पर रेड की, लेकिन दाऊद बहुत उस समय वेल कनेक्टेड था। दाऊद को इस रेड की जानकारी 10 मिनट पहले ही मिल गई, क्योंकि बहुत सारे मुंबई पुलिस के लोग तब दाऊद के साथ मिले हुए होते थे। इसलिए दाऊद भागने में कामयाब हो गया और ऐसा कहा जाता है कि वो पहले दिल्ली आया और दिल्ली होते हुए वो दुबई फरार हो गया। ये बात भी बहुत कम लोग जानते हैं कि 2013 में जब हमारे देश में यूपीए की सरकार थी, उस समय भारत की सुरक्षा एजेंसियों ने इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद के साथ मिलकर कराची में दाऊद इब्राहिम को खत्म करने के लिए एक ऑपरेशन शुरू किया था, जिसका नाम था सुपर बॉयज। इस खुफिया ऑपरेशन में कुल 9 कमांडोज शामिल थे जो कराची में दाऊद इब्राहिम को मारने के लिए पोजीशन ले चुके थे, और उस दिन दाऊद इब्राहिम की मौत निश्चित थी। लेकिन उस समय इस टीम को एक फोन आया और आखिरी समय में उन्हें यह ऑपरेशन अबॉर्ट करने के लिए कह दिया गया, यानी ऑपरेशन को रोकने के लिए कहा गया। और यह यूपीए की सरकार के समय हुआ था। यह जांच का विषय हो सकता है कि यह फोन किसने किया और क्यों किया और कहां से आया। इसी तरह कहा जाता है कि वर्ष 1994 में भी दक्षिण अफ्रीका की सरकार ने दाऊद इब्राहिम को गिरफ्तार करने के लिए भारत सरकार की मदद मांगी थी। यह वो दौर था जब भारत की तरह दक्षिण अफ्रीका के लिए भी
दाऊद इब्राहिम एक बड़ा खतरा बना हुआ था और दक्षिण अफ्रीका की सरकार चाहती थी कि भारत सरकार दाऊद इब्राहिम को गिरफ्तार करने में उसकी मदद करे। लेकिन कांग्रेस की उस समय की सरकार ने दक्षिण अफ्रीका के इस प्रस्ताव को भी नजरअंदाज कर दिया और उसने दाऊद इब्राहिम के अलग अलग 18 नकली पासपोर्ट से जुड़ी वो जानकारियां भी दक्षिण अफ्रीका के साथ शेयर नहीं की जिनसे दाऊद को गिरफ्तार तब किया जा सकता था। यह 1994 की बात है। इन बातों का जिक्र अलग अलग पुस्तकों में और अलग अलग लेखों में किया गया है और इन पर देश में पहले भी काफी बहस हो चुकी है। यहां सबसे बड़ी बात यह है कि जब भारत में दाऊद इब्राहिम की मौत की खबर ट्रेंड कर रही है, तब कांग्रेस और बाकी विपक्षी दलों ने अभी तक इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। सोचिए, जो विपक्षी दल वर्ल्ड कप में फाइनल में भारत की हार पर भी राजनीति करने का मौका नहीं छोड़ते, वो इतनी बड़ी खबर पर बिल्कुल खामोश रहते हैं। इसका कारण यह है कि विपक्षी दलों को पता है कि अगर उन्होंने दाऊद की मौत पर कुछ भी कहा तो इसका सीधा फायदा बीजेपी को होगा और प्रधानमंत्री मोदी को इसका फायदा मिल जाएगा और लोग यही कहेंगे कि मोदी है तो मुमकिन है। आपको याद होगा, कनाडा में जब खालिस्तानी आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर मारा गया और कनाडा की सरकार ने इस पर आरोप भारत सरकार पर लगाया उसकी हत्या का, तब भी विपक्षी दलों ने इस पर कोई बयान नहीं दिया था, क्योंकि विपक्षी दल जानते हैं कि ये एक ऐसा मुद्दा है जिससे प्रधानमंत्री मोदी को ही फायदा होगा। क्योंकि जब ये लोग कहेंगे कि खालिस्तानी आतंकवादी मारा गया या पाकिस्तान में छिपा कोई आतंकवादी मारा गया, तो लोग इसके लिए मोदी सरकार को श्रेय देंगे और अपने दुश्मनों के खात्मे के लिए प्रधानमंत्री मोदी की प्रशंसा करेंगे। इसलिए जो हर मुद्दे पर राजनीति ढूंढ लेता है वो इस पर कुछ नहीं कहना चाहता। और दाऊद इब्राहिम हमारे देश में फिल्मों में छाया रहा, क्रिकेट के मैच में भी वो अक्सर दिखाई दिया करता था। उसने हमारे देश में आतंकवाद के जरिए न जाने कितने परिवारों को तबाह किया। लेकिन दाऊद इब्राहिम राजनीति का भी विषय रहा है और हमारे देश में दाऊद पर बहुत राजनीति भी हुई है और आज भी लोगों को इस बात का इंतजार है कि इस सरकार के रहते रहते दाऊद इब्राहिम या तो भारत वापस लाया जाए। दाऊद इब्राहिम की असली जगह भारत की जेल है और अगर वो नहीं तो फिर दाऊद इब्राहिम को कहीं से भी पकड़कर कम से कम उन परिवारों को न्याय जरूर मिलना चाहिए जिन्हें दाऊद इब्राहिम ने हमेशा के लिए बर्बाद कर दिया, जिनके सदस्यों को दाऊद इब्राहिम ने अलग अलग हमलों में जान से मार डाला। इसलिए दाऊद इब्राहिम को लेकर भारत इमोशनल तो है, भारत के लोग उससे नफरत भी करते हैं और ये उम्मीद करते हैं कि जिस तरह कभी हम कई बातें ऐसी होती हैं जिनको हम कल्पना नहीं कर सकते कि ऐसा भी होगा। दाऊद का भारत आना या दाऊद का मारा जाना भी एक ऐसा ही विषय है जिसे लेकर ज्यादातर भारतीयों को ऐसा लगता है कि हमारे जीता जी हम ऐसा दिन कभी नहीं देखेंगे, लेकिन ये मुमकिन हो भी सकता है। हम कुछ वीडियो दिखाना चाहते हैं और इन तस्वीरों को आप ध्यान से देखिएगा क्योंकि इनमें आप लोग कुछ लोगों को मास्क पहने हुए दिखाई आप देख पाएंगे। इन्हें देखकर आपको 3 साल पहले कोरोना का वो दौर याद आ रहा होगा जब पूरी दुनिया में मास्क हमारी और आपकी जिंदगी का हिस्सा बन चुके थे। लेकिन ये पुराना वीडियो नहीं है, ये कोरोना काल का वीडियो नहीं है, ये वीडियो आज का है, ये वीडियो कल का है। ये लेटेस्ट तस्वीरें हैं और ये तस्वीरें आई हैं केरल से, क्योंकि केरल में लोग इन दिनों फिर से मास्क पहनने लगे हैं क्योंकि वहां अचानक कोविड के मामले बढ़ने शुरू हो गए हैं। तो आपको अगर मैं सिर्फ ये तस्वीरें ऐसे दिखाऊं तो आपको लगेगा शायद आप कुछ वर्ष पुरानी कोरोना काल की तस्वीरें देख रहे हैं, लेकिन ये तस्वीरें नई हैं और ये तस्वीरें हैं केरल से। केरल में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए केंद्र सरकार ने आज ही देश के सभी राज्यों के लिए एक एडवाइजरी जारी की है और कहा है कि वो सावधान रहें और कोविड को लेकर स्थिति पर लगातार नजर रखें और ये देखें कि उनके राज्यों में कम से कम कोविड के मामले न बढ़ें। पूरे देश में फिलहाल 1828 लोग कोविड पॉजिटिव हैं और उनमें से 1636 मामले अकेले केरल के हैं। केरल में पिछले 48 घंटे में 5 लोगों की कोरोना वायरस से मौत हो चुकी है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि केरल में स्थिति इस समय गंभीर होनी शुरू हो गई है। केरल में चिंता की बात इसलिए यह भी है कि वहां कोरोना वायरस के एक ऐसे नए वेरिएंट का पता चला है जो अब तक सिर्फ दूसरे देशों में ही, विदेशों में ही मिला था, भारत नहीं आया था। कोरोना वायरस के इस नए वेरिएंट का नाम है JN.1। केरल में 8 दिसंबर को 79 साल की एक महिला में
इस नए वेरिएंट का पता चला। उस महिला को 18 नवंबर को कोविड की पुष्टि हुई और अब पता चला है कि वो कोरोना के नए वेरिएंट से संक्रमित थी। महिला अब ठीक हो चुकी है, लेकिन इससे पहले तमिलनाडु में भी एक व्यक्ति के अंदर यही नया वेरिएंट मिला था और यह व्यक्ति सिंगापुर से भारत लौटकर आया था। सिंगापुर में कोरोना एक बार फिर से तेजी से फैल रहा है आजकल, और वहां 3 से 9 दिसंबर के बीच एक सप्ताह के अंदर ही 56,000 कोरोना वायरस के नए मामले आए हैं। अब तक दुनिया के लगभग 40 देशों में कोरोना का नया वेरिएंट मिल चुका है, जिनमें अमेरिका और चीन जैसे देश भी हैं, और अब यह नया वेरिएंट भारत पहुंच चुका है। कोरोना के मामले बढ़ने के बाद केरल सरकार ने तैयारी शुरू कर दी है और वहां पर कई जगहों पर मॉक ड्रिल्स किए गए हैं। और ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, ये कुन्नूर की हैं, जहां नगर पालिका में अब मास्क लगाकर एक मीटिंग वहां पर चल रही है। केरल के ही पड़ोसी राज्य कर्नाटक में भी सीनियर सिटीजन्स और ऐसे लोगों के लिए मास्क पहनना अनिवार्य किया जा रहा है जिन्हें सांस और दिल की बीमारी है, जिन्हें हाइपरटेंशन है या दूसरी गंभीर बीमारियां हैं। उनसे कर्नाटक की सरकार ने खास तौर पर कहा है कि आप जो सीनियर सिटीजन्स हैं, जिन्हें इस तरह की बीमारियां हैं, उन्हें आज से ही मास्क पहनना शुरू कर देना चाहिए। केरल की इस खबर से पूरे देश में अब चिंता बढ़ गई है, क्योंकि आपको याद होगा वर्ष 2020 में भी भारत में कोविड का पहला मामला केरल में ही मिला था, जब चीन के वुहान शहर से लौटी 20 साल की एक युवती को संक्रमण हुआ था। और उसके 2 महीने बाद कोरोना वायरस पूरे देश में फैल गया था। और फिर क्या हुआ था वो सब आप जानते हैं। तो अब बड़ा सवाल यह है कि क्या भारत में एक बार फिर से वही डरावना कोविड काल लौट सकता है। डॉक्टरों का कहना है कि इसकी आशंका वैसे तो बहुत कम है, क्योंकि पूरी दुनिया में ऐसा देखा गया है कि कोरोना के नए वेरिएंट से संक्रमित लोग कुछ ही दिनों में ठीक हो रहे हैं। आज तक की संवाददाता ऐश्वर्या पालीवाल ने आज वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर जी.सी. खिलनानी से इसी बारे में बात की और पूछा कि अगर लोगों को खांसी, सर्दी या बुखार हो जाए तो फिर उन्हें क्या करना चाहिए, और अगर ये कोरोना का नया वेरिएंट देश के दूसरे हिस्सों में पहुंचता है, आप तक पहुंचता है, तो आपको क्या करना होगा। कोई विदेश से आया है जो आपसे संपर्क में आया है या आपके आसपास बहुत लोगों को हो रहा है, तो आप टेस्ट कराएं। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये है कि जैसे जैसे हम इसको फॉलो करेंगे और लगेगा कि केसेस दिख रहे हैं आपको, तो फिर हमें वापस उस मास्क पे जाना पड़ेगा, जिससे जहां जो हमने 2020 में 21 में जिसको अपनाया था। लेकिन एक अच्छी बात मैं बताना चाहता हूं कि अक्सर ये ओमिक्रॉन जो है वो हमारे फेफड़े को कम इफेक्ट करता है, क्योंकि जो भी डेथ्स हुई थी, ऑक्सीजन कम हुई थी, वो निमोनिया की वजह से हुई थी। ये नॉर्मल एक्सरे है, तो जब निमोनिया हो जाता है तो उसमें वाइटनेस वगैरह आ जाती है। क्लस्टर में केसेस हो रहे हैं, कोई विदेश से आता है, उसको अगर ये सिम्टम है, आप उससे एक्सपोज हुए हैं और आपको भी खांसी और छाती में तनाव, गला खराब, शरीर में दर्द हो रहा है, तो आप ज़रूर अपना एक RT-PCR टेस्ट कराएं या होम टेस्ट कर लें और अपने आप को कुछ समय के लिए आइसोलेट कर दें। तो आपने यहां सुना कि कोविड के नए वेरिएंट को लेकर अभी फिलहाल तो आपको बहुत घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन सावधानी आपको जरूर बरतनी चाहिए। और अगर आपको जरा भी सिम्टम्स मिलते हैं, वैसे तो अब पूरा देश, आप सब जान चुके हैं कि कोरोना वायरस के क्या सिम्टम्स हैं। अगर आपको ऐसा लगता है तो तुरंत अपना टेस्ट कराइए और उसके बाद अपने आप को आइसोलेशन में रखिए और मास्क पहनना मत भूलिए। एक ध्यान रखने वाली बात यह भी है कि डॉक्टर ये भी कह रहे हैं कि वेरिएंट बहुत खतरनाक नहीं है, लेकिन लंबे समय में कोरोना वायरस किसी व्यक्ति के शरीर पर कितना असर डाल सकता है और आगे चलकर आपको इससे क्या परेशानी हो सकती है, इस पर अभी भी और गंभीर शोध और रिसर्च किए जाने की आवश्यकता है। आपको याद होगा कोरोना काल के दौरान बहुत सारे लोग ऐसे थे जो कहते थे कि हमें तो बहुत ही माइल्ड इन्फेक्शन हुआ है, हमें कुछ नहीं हुआ, कोरोना हमें हुआ, इन्फेक्शन तो हुआ लेकिन हमारे शरीर पर कोई खास फर्क नहीं पड़ा, बुखार आया और 3-4 दिन में हम ठीक भी हो गए। ऐसे लोग उस समय बड़े खुश हो रहे थे। ये बात सही है कि उस समय एक माइल्ड इन्फेक्शन रहा होगा और आप बड़े आराम से उससे बाहर भी निकल आए होंगे, ठीक हो गए होंगे। लेकिन बड़ी जो बात है, चिंता की जो बात है, वो ये है कि एक बार कोरोना वायरस आपके शरीर में प्रवेश किया, चाहे आपको माइल्ड इन्फेक्शन ही हुआ, असल में वो कई वर्षों तक आपके शरीर में बहुत सारे बदलाव पैदा कर सकता है। वो आपके शरीर को आगे चलकर लंबे समय के बाद भी
परेशान कर सकता है और आपके शरीर में कुछ ऐसी चीजें पैदा कर सकता है कि आपके जो बाकी के अंग हैं शरीर के, उन पर असर पड़े। जैसे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें कोरोना वायरस का जब इन्फेक्शन उनके अंदर हुआ तो उसके बाद से किसी को डायबिटीज हो गया, किसी को और कोई दूसरी समस्याएं हो गई, किसी को दिल की बीमारी हो गई, इस तरह की जो समस्याएं हैं। इसलिए आपको इस बात को लेकर बहुत गंभीर होना होगा कि हो सकता है ये इन्फेक्शन माइल्ड हो, 2-4 दिन बुखार आए और उसके बाद ठीक हो जाए, लेकिन आगे चलकर ये आपके शरीर को हानि पहुंचा सकता है। वैसे ये एक ऐसी खबर है जो आपको बिल्कुल मिस नहीं करनी चाहिए, आपको ध्यान से देखनी चाहिए और हम लगातार इस पर आपको हर रोज अपडेट देते रहेंगे, आपको बताते भी रहेंगे कि अगर दोबारा से कोरोना वायरस के मामले बढ़ते हैं तो आपको इस बार उनसे अपना बचाव कैसे करना है। वैसे हमारे देश की जो पूरी इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारा जो पूरा सिस्टम है, इस बार पहले के मुकाबले कहीं ज्यादा तैयार है। हमारे देश के लोग भी पहले के मुकाबले कहीं ज्यादा तैयार हैं। इसलिए वैसा कुछ नहीं होने वाला जैसा कि कोरोना काल में पहली वेव के दौरान हुआ था, फर्स्ट वेव, सेकेंड वेव या थर्ड वेव के दौरान हुआ था। क्या भारत जैसे धर्मनिरपेक्ष देश में सरकार के खर्चे पर लोगों को धार्मिक शिक्षा दी जानी चाहिए? असम की सरकार ने आज एक बड़ा फैसला लेते हुए असम के 1281 मदरसों को स्कूलों में परिवर्तित कर दिया। इसका मतलब यह है कि अब इन मदरसों का पाठ्यक्रम भी बाकी के सामान्य स्कूलों के जैसा हो जाएगा और इन मदरसों में बच्चों को कुरान और धर्म से जुड़े विषयों के बारे में नहीं पढ़ाया जाएगा। असम की सरकार ने वर्ष 2021 में एक नया कानून बनाकर राज्य के सभी मदरसों को बंद करने और इन मदरसों को सामान्य स्कूलों में तब्दील करने के लिए कानून बनाया था और इस कानून को गुवाहाटी हाईकोर्ट में चुनौती भी दी गई थी, लेकिन बाद में हाईकोर्ट ने इस कानून को सही मानते हुए अपना फैसला सुनाया, याचिका को रद्द कर दिया और इसके बाद यह मामला सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंच गया था। अब सोचने वाली बात यहां यह है कि हमारे देश में जो लोग अक्सर ये कहते हैं कि भारत में कट्टरवाद बढ़ रहा है, भारत में धर्मनिरपेक्षता खतरे में है, भारत में कट्टर लोग जो हैं उनकी संख्या बढ़ रही है, आज वही लोग मदरसों को स्कूलों में परिवर्तित करने का विरोध कर रहे हैं। जो लोग ये कहते हैं कि भारत में असहनशीलता बढ़ती जा रही है, वही लोग विरोध कर रहे हैं और कह रहे हैं कि यह फैसला मुसलमानों के खिलाफ है। लेकिन असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने यह सवाल पूछा है कि जब भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है तो फिर यह कहां तक उचित होगा कि सरकार अपने खर्चे से मदरसों में बच्चों को धार्मिक शिक्षा उपलब्ध कराए। हिमंता बिस्वा शर्मा ने पिछले महीने इस पर एक बयान भी दिया था और आज आप सुनिए कि उन्होंने क्या कहा था। जो कौम का मदरसा चलता है उसमें रेगुलेशन होना चाहिए और बच्चा को एग्जिट रोड भी देना चाहिए डॉक्टर इंजीनियर बनने का। मदरसा खाली केवल मुल्ला बनाने का एक इंस्टीट्यूशन नहीं बन सकता है। आज जो लोग असम में मदरसों को स्कूलों में तब्दील करने का विरोध कर रहे हैं, उन लोगों को हम बताना चाहते हैं कि इन्हीं में से एक मदरसे पर पिछले साल असम की सरकार ने बुलडोजर चलाया था, क्योंकि इस मदरसे का इमाम और यहां पढ़ाने वाले शिक्षक समेत कुल 37 लोग आतंकवादी संगठन अल कायदा के लिए काम कर रहे थे। अब सोचिए, अगर सरकार ने आतंकवादियों से लिंक होने पर किसी मदरसे पर कोई कार्रवाई की और इन मदरसों को अब सामान्य स्कूलों में परिवर्तित कर दिया, तो क्या इसका विरोध करना सही है? क्या इस पर जो लोग आपत्ति कर रहे हैं क्या वो सही है? लेकिन अभी भी लोग इस पर राजनीति करने से चूक नहीं रहे हैं। बड़ी बात यह है कि जो स्कूल है, जब आप अपने बच्चों को स्कूल में भेजते हैं तो स्कूल बच्चों को क्या बताता है, क्या पढ़ाता है और बच्चे क्या बनते हैं। स्कूल बच्चों को शिक्षा देता है ताकि ये बच्चे आगे चलकर बड़े बड़े सरकारी अधिकारी बने, ये बच्चे वैज्ञानिक बने, ये बच्चे डॉक्टर बने, ये बच्चे इंजीनियर बने। ये होता है स्कूलों में। लेकिन अगर आप मदरसे में किसी बच्चे को भेजते हैं तो वो बच्चा क्या बनता है, कम से कम डॉक्टर, इंजीनियर या वैज्ञानिक तो नहीं बनता, कुछ और ही बनता है। इस पर जो है एक गंभीर विचार करने की आवश्यकता है कि पढ़ाई से कोई दिक्कत नहीं, अगर मदरसों में भी सिर्फ पढ़ाई होने लगे और धार्मिक शिक्षा को बंद कर दिया जाए, बच्चों का ब्रेन वॉश करना बंद कर दिया जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में सरकार की योजनाओं के लाभार्थियों से मुलाकात की और इस दौरान वो
चंदा देवी नाम की एक महिला के भाषण से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने चंदा देवी को चुनाव लड़ने का ऑफर दे दिया। यह महिला सरकार की लखपति दीदी योजना की एक लाभार्थी है और अब यह खुद भी वैसे तो 10वीं पास है, लेकिन लखपति दीदी बन चुकी है। और इस महिला ने प्रधानमंत्री मोदी से कहा कि उसने चुनाव लड़ने के बारे में तो कभी सोचा ही नहीं। इस कार्यक्रम के बाद प्रधानमंत्री मोदी एक स्कूल में भी गए, जहां एक बच्चे ने उनसे पूछा कि उसे मोदी बनने के लिए क्या करना होगा। ये जो उनकी जो बातचीत है छोटे बच्चों से, महिलाओं से, ये बड़ी दिलचस्प है, आज आपको देखनी चाहिए। कहाँ बिठाओगे? नाश्ते में क्या मिलता है? पूरी सब्जी, पूरी खाना लेके आता है। अच्छा, मीठा खाने का किसको अच्छा लगता है? हाँ, तो क्या मीठा में क्या पसंद करती हो? अच्छा, लड्डू वाले हो? कहाँ मिलता है लड्डू? तो मेरे लिए लाए क्या? है मेरे लिए? कहाँ है? ऊपर क्या है? बिल्ली। हाँ, और ये नीचे क्या है? हाँ, घोड़ी है। हेलीकॉप्टर से? अच्छा, देखा है हेलीकॉप्टर? हाँ, तुम सब्जी खाती हो? यस सर। सब सब्जी खाती हो? नहीं, कुछ तो होगी जो पसंद नहीं आती। सर करेला। हाँ, सर हम क्या करें कि आपके जैसे हम बड़े होकर बन सके। आप हमारे सारे स्कूल को इतना अच्छे तरीके से बना दिए हैं कि पहले तो हमें चापाकल से पानी लेना पड़ता था, अब हमें नल से अच्छी तरीके से पानी आता है। क्लास में पानी नल से स्कूल में आ जाता है? हाँ। अच्छा पानी आ जाता है? यस सर। हाँ, इसीलिए हम आपको आभार प्रकट करना चाहते हैं। इसीलिए हम आपको आभार प्रकट करना चाहते हैं। आभार प्रकट करना चाहते हैं। चंदा देवी जी, आपकी पढ़ाई क्या हुई है? सर इंटर पास। तो आप इतना बढ़िया भाषण करती हैं, जी सर। तो कभी चुनाव लड़ी हो क्या? नहीं सर। तो लड़ोगी? नहीं सर, ये सर आपसे हम इंस्पायर होते हैं सर। आप जो प्रयास करते हैं सर, हम उनसे अपना कदम मिलाकर चलते हैं। इस वजह से जो हम आज हासिल कर पाए हैं सर, ये हमारा सौभाग्य है कि हम आपके सामने उपस्थित हैं सर, और आपके सामने दो बातें बोल रहे हैं सर। ये हमारे लिए बहुत बड़ी गर्व की बात है। अरे सब महिलाएं तालियां बजाएगी। क्या दुकान चलाओगे? सर सीएससी का चलाते हैं अपना, उसी में स्टेशनरी डाल रहे हैं। अच्छा, तो कितने लोग आते हैं सीएससी सेंटर पे? सर काउंट तो नहीं करते, फिर भी आ जाते हैं 10-12 लोग दिन भर में आ जाते हैं आराम से, कि हमारी जीविकोपार्जन होता है। तो महीने भर में कितनी कमाई हो जाती है? सर काउंट नहीं। अच्छा मत बताइए, कोई इनकम टैक्स वाला नहीं आएगा भाई, कोई ऐसे करते है क्या? सर जो भी होता है अपने नहीं, आपको लगता होगा इनकम टैक्स भेजेगा मोदी? नहीं सर, ऐसी बात नहीं है सर। इनकम टैक्स भरना पड़ेगा तो कमाते होंगे। प्रधानमंत्री मोदी को जन नेता इसीलिए कहा जाता है क्योंकि वो जनता से जुड़े मुद्दे को आज भी समझते हैं। जनता किस भाषा में बात करना चाहती है वो समझते हैं। एक देश की आम महिला किस भाषा में बात करना चाहती है, उसके जीवन से जुड़े मुद्दे क्या हैं। एक छोटा बच्चा जो स्कूल में पढ़ता है वो किस भाषा को समझता है, उनके साथ क्या बातचीत करनी चाहिए, वो यानी जनता की नब्ज को बहुत अच्छी तरह से समझते हैं। और जिसके साथ भी वो मिलने के लिए जाते हैं हमेशा ऐसे ही हंसी मजाक करते हैं, उनकी भाषा में बात करने की कोशिश करते हैं, उनसे जुड़े हुए मुद्दों को उठाने की कोशिश करते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि हर व्यक्ति को एक नया आइडिया देकर आते हैं, उन्हें ये बताने की कोशिश करते हैं कि आप और नया कैसे कर सकते हैं, आप और कैसे अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। आज उन्होंने बच्चों से बात की, आज उन्होंने
अलग अलग वर्गों के लोगों से बात की, आज उन्होंने महिलाओं से बात की। और आप देखिए हर किसी से जब वो बात करने के लिए जाते हैं तो कैसे वो एकदम अपने अंदर एक बदलाव लाकर उनके सामने अपने आप को प्रस्तुत करते हैं। और ये वही व्यक्ति कर सकता है जिसने देश की जनता के साथ रहा हो, जिसने उनके साथ समय बिताया हो, जिसने उनके जैसी जीवन शैली अपनाई हो और जो उनके बीच में जिंदगी भर रहा हो। वही व्यक्ति इस तरह की बातों को समझ सकता है, वही व्यक्ति इस तरह का रिश्ता देश की आम जनता के साथ, गरीब लोगों के साथ बना सकता है। और गरीब लोगों को भी लगता है कि हम शायद किसी ऐसे व्यक्ति के साथ बात कर रहे हैं जो हमारा अपना है। आज प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी कहा कि अब देश में जो विवाह समारोह होते हैं उनमें लोगों के खड़े होकर खाना खाने की एक गलत परंपरा बन गई है। लोग आते हैं, खाना लेते हैं, खड़े होकर खाना खाते हैं। और बहुत बार लोगों को ऐसा लगता है कि उन्हें अगर खाना खत्म हो जाएगा और अगली बार खाना नहीं मिलेगा, इसलिए वो जरूरत से ज्यादा खाना अपनी प्लेट में ले आते हैं और बाद में उसे बर्बाद करते हैं। आज उन्होंने महिलाओं को एक नया आइडिया दिया है। क्या आइडिया दिया है आप भी देखिए। अच्छा, आपके समूह को मैं एक काम बताता हूँ, कर सकते हैं क्या? बताइए सर, प्रयास करेंगे पूरी तरह। देखिए हमारे देश में जी सर। आजकल शादी ब्याह होते हैं जी सर। तो वो खड़े खड़े खाने का रिवाज शुरू हो गया अब। जी सर। तो लोगों को लगता है कि दोबारा मिलेगा ना, इसलिए थाली भर देते हैं। जी सर। और फिर आधा छोड़ देते हैं तो खाना बर्बाद हो जाता जी है। सर। किसी के घर में जन्मदिन है तो भी खाना बर्बाद हो जाता है। अगर आपके सेल्फ हेल्प ग्रुप की बहनें, जी सर। उनको परोसना कैसे उसकी ट्रेनिंग हो जाए, जी सर। उनके अच्छे कपड़े हो जाएं, फिर वो हाथ में मोजे वोजे पहन करके, दस्तक पहन करके परोसने के लिए जाएं ऐसे लोगों में, जी सर। तो खाना तो बचेगा ही बचेगा। जी सर। जो लोग आते हैं उनको भी अच्छी सर्विस मिल जाएगी, जी सर। आपकी बहनों को कमाई हो जाएगी। जी सर। और जब भोजन समारोह में जाते हैं तो घर जाते समय वो भी कहेंगे नहीं नहीं भाई आप भी बच्चों के लिए थोड़ा ले जाइए। जी। आपको याद होगा थोड़े दिन पहले प्रधानमंत्री मोदी ने एक नया आइडिया दिया था कि जो लोग शादी करने के लिए बाहर विदेशों में जाते हैं उन्हें अपने देश में ही अपनी शादी करनी चाहिए, इससे हमारे देश के लोगों को रोजगार मिलेगा। आज उन्होंने एक नया आइडिया दिया और वो नया आइडिया क्या था ये भी आपने देख लिया। जीवन में आपको मौका देने वाले भी मिलेंगे और धोखा देने वाले भी मिलेंगे, लेकिन याद रखें जो मौका दे उसे कभी धोखा ना दे और जो धोखा दे उसे दोबारा मौका न दे।